तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th का पहला चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन को मैं यहाँ पे आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ। एक पॉइंट भी आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। धैर्य बना के पूरी वीडियो को आपको देखना पड़ेगा और वीडियो अगर पसंद आती है तब आपको लाइक करना होगा। ठीक है ना? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब पूरा आपका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे होना चाहिए? आपके बोर्ड पे होना चाहिए। ठीक है ना? आओ देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम अगर मैं आपसे बताऊं तो चैप्टर का नाम है भैया सॉल्यूशन। क्या नाम है? सॉल्यूशन। तो थोड़ा सा बेसिक चीज़ जान लो ताकि बाद में तुमको कोई मतलब ऐसा चीज़ बताऊं जहां तुम मत फंसो। तो सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका सॉल्वेंट, दूसरा होता है सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट की डिफिनेशन सबको पता होती है। ठीक है ना? क्योंकि अगर आप क्लास 12 तक आ गए हैं तो इतना तो पता हो ही जाता है कि सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको समझना है कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वहाँ पे परसेंटेज में ना आपको कुछ तीन चार फॉर्मूले हैं जो कि सीधे ध्यान देने हैं। जैसे अगर मास परसेंटेज आपसे पूछे तो मास परसेंटेज जो होता है वह होता है वेट ऑफ सॉल्यूट। देखो जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ ना कि एक ए होगा और एक बी होगा। तुम ए को बोलना सॉल्यूट, बी को बोलना तुम सॉल्वेंट। क्लियर ना यहाँ तक? अब देखो, अगर मास परसेंटेज ऑफ ए का पूछता है, क्या पूछता है? मास परसेंटेज ऑफ ए, तो तुम क्या करना, ए के वेट को ऊपर रखना, नीचे कर देना टोटल वेट। समझे मेरी बात को? अब भाई इजी है, सिंपल मैथमेटिक्स। जिसका मास पूछेगा जिसका मास परसेंटेज पूछेगा उसका मास होगा ऊपर, मतलब कि वेट ऑफ ऊपर, और टोटल दोनों का आप टोटल कर दोगे तो वो तो सॉल्यूशन बन गया, मतलब सॉल्यूशन का होगा नीचे। इनटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। देखो मैंने इसको इतना प्रेशर देके इसलिए बताया ताकि आगे के फार्मूले तुमको याद ना करना पड़े। यहाँ पे तुम इस बेसिक कॉन्सेप्ट से समझ जाओगे। जैसे इसमें पूछ रहा है कि भैया बोल रहा है कि मास पर सॉरी मास बाई वॉल्यूम। यहाँ पे क्या था? मास परसेंट, मतलब डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। मास बाई वॉल्यूम बोल दिया ना तो इसका मतलब होता है कि ऊपर होगा वेट मतलब मास, नीचे होगा वॉल्यूम। इसका ये पूछ रहे हैं हमसे। सिंपल सा तुम क्या करना कि तुम जो है ऊपर रखना वेट ऑफ सॉल्यूट। ए का पूछ रहे हैं तो ए का वेट ऊपर, क्या करना? वेट ऑफ ए ऊपर। और नीचे क्या करना? नीचे तुम लिखोगे भैया सॉल्यूशन, मतलब लीटर। लीटर में क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखोगे नीचे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। समझे? अभी तक हमने बस दो ही फॉर्मूले कराए, मास परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम। तीसरा वॉल्यूम, सेम जो आपका परसेंटेज मास का था वही से। जैसे यहाँ पे हमने ए का एग्जांपल एक समझाया था, मैं यहाँ पे बी का एक समझाता हूँ। अगर आपसे बी का पूछेंगे तो बी का ऊपर रखना, अपॉन में टोटल कर देना, इंटू 100 कर देना, परसेंटेज में हो जाएगा चेंज। वैसे ही वॉल्यूम बाई मास। वॉल्यूम मतलब कि ऊपर क्या करना? वॉल्यूम, और नीचे क्या करना? बाई मास। ठीक है ना? देखो अगर तुमको समझ नहीं आया होगा तो सबका मैं एक एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ ना, सबका मैं एक एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ ताकि कोई सी भी आपके अंदर भाई नहीं रह सके। क्योंकि अभी तो तुम्हारा एग्जाम इतना पास है ना, अगर अभी भी कंफ्यूजन बची रहेगी तो तुम हो जाओगे डिस्टर्ब, और मैं नहीं चाहता हूँ इस टाइम पे तुम डिस्टर्ब हो। ट्यूशन अगर आएगा ना तो तुमको यहाँ से करना होगा। सबसे पहले देखो कि इसका एक एग्जाम्पल देख लो, मास परसेंटेज का। यहाँ पे देखो लिखा है ना कि 20% ए वेट बाई, अगर कभी आपसे क्वेश्चन देंगे बोलेंगे 20% बाई मास, तो 20% बाई मास बोला उन्होंने तो तुम क्या समझोगे? यहाँ पे बोलेंगे 20% बाई मास किसका? ए का। तो तुम 20% जो दिया है ना ए, इसको तुम बोलना क्या? ए मतलब ऊपर रखना, क्या रखोगे? 20 को ऊपर रखोगे। टोटल कितना होगा? अगर भाई 100 में से हमें देखना होता है, 100 में से 20 तो ऊपर रख दिया, नीचे क्या रखोगे आप? नीचे क्या रखोगे? टोटल तो 20 बाई नीचे क्या करोगे? 100। समझा भाई? नहीं समझा? अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट पे हमें ज़रूर बताएं ताकि हमें आइडिया हो कि मैं जो समझा रहा हूँ पहुँच रही है कि नहीं आप तक। अब देखो यहाँ पे 20% बाई ए लिखना है तो ए के तुम यहाँ पे बाई मास है ना, तो 20 ग्राम ऊपर रख दो। नीचे वॉल्यूम रखना है, वॉल्यूम कितने में होगा? 100 ml में, तो नीचे रखोगे 100, ऊपर 20, इंटू 100 करोगे तो आपका 20%। वही बात तो लिखी, समझ रहे हो ना? अब आओ आगे। अगली चीज जो है आपको स्ट्रेंथ का फॉर्मूला सीधे ध्यान देना है कि जो स्ट्रेंथ होता है उसको स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर रखोगे वेट, नीचे रखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बात करते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी को सबसे पहले डिनोट करते हैं हम कैपिटल एम से। देखो मोलैरिटी और मोलैरिटी में बहुत होती है कन्फ्यूजन, तो इसको आप ध्यान समझ लेना कि जो मोलैरिटी होती है ना, मोलैरिटी, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और जो मोलैलिटी होती है इसको हम करते हैं स्मॉल एम से डिनोट। किससे? स्मॉल एम। ये स्मॉल है, समझना है, स्मॉल एम। और जो मोलैरिटी होती है वो उसको हम करते हैं कैपिटल एम से। डिफिनीशन में थोड़ा सा डिफरेंस है तो ध्यान देना पड़ेगा आपको। देखो मोलैरिटी जो होती है ना, यह होती है 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल। समझे? 1 लीटर में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल को हम बोलते हैं मोलैरिटी। तो ऊपर क्या रखोगे?
मोल ऑफ सॉल्यूट, फार्मूला क्या होता है, मोलरिटी कैपिटल M इक्वल टू नंबर ऑफ, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और हमेशा वॉल्यूम किस में रखते हैं, लीटर में रखते हैं। अगर क्वेश्चन में अगर हमें ml में दिया होगा तो हम क्या कर देंगे, उसको लीटर में चेंज करेंगे। कैसे, 1000 से डिवाइड करके। अब जब हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो वह 1000 ऊपर जाता है, तो यहाँ पे लीटर, यहाँ पे लीटर का फार्मूला तो सिंपल, तो समझ गए क्या हो गया, मोल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन अगर यहीं पे ml होता तो ml का फार्मूला तुम्हारा ऐसा आता, मोलैलिटी कैपिटल M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे अगर ml में दिए होते तो तुम यहाँ पे नीचे 1000 से डिवाइड करते, वह 1000 कहाँ चला जाता, ऊपर आ जाता है यहाँ पे 1000। तो यह जो फार्मूला हमने लिखा है, यह लिखा किसका, हमने लिखा है जब ml में दिया हुआ क्वेश्चन में। और ज़्यादातर तुमको ml में ही मिलता है ना, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, ज़्यादातर तुमको ml में ही मिलता है। और मोल के बारे में तुमको पता होगा, मोल क्या होता है, मोल के होते हैं 3 फार्मूले। एक होता है मोल इक्वल टू वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। एक क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल या तो अपन में अवोगाद्रो नंबर, ठीक ना। तो इस प्रकार से मोल के फार्मूला आपके पता होंगे। भाई क्लास 11th का है, इतना तो मैं बता दे रहा हूँ, ताकि मुझे पता है कि तुम लोगों को शायद मतलब ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, रिवीजन करवा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, बता देना हमें। अगली चीज़ है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन, अगर किसी कोई ऐसे पूछे कि तुम डाइल्यूशन को समझाओ क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे कि मान लो कोई हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन था, क्या था सॉल्यूशन, उसमें सॉल्यूट भी होगा सॉल्वेंट भी होगा। अलग से मैं ला रहा हूँ पानी, अलग से मैं ला रहा हूँ पानी। पानी क्या नॉर्मली कैसा होता है, सॉल्वेंट होता है। तो पानी को अगर हम डालेंगे उसके अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट, और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मेरा मतलब है ना कि पानी को मिलाना डाइल्यूशन कराता है। किसी के अंदर पानी को हम जितना ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, वही डाइल्यूशन की प्रक्रिया होती है। तो अगर इससे मान लो हमारे पास, देखो यहाँ पे M1V1 इक्वल टू M2V2 ना, तो यह जो निकलना ना, ये डाइल्यूशन का फार्मूला होता है, ध्यान देना। इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है ना। डाइल्यूशन इक्वल टू होता है M1V1 इक्वल टू M2V2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इसी डाइल्यूशन में एक केस बनती है मिक्सिंग की ना, डाइल्यूशन में एक केस बनती है मिक्सिंग की। सिंपल ही होती है केस। देखो अगर हमसे पूछ दे मोलरिटी मिक्सिंग की, क्या बोले, मोलरिटी मिक्सिंग की, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन में टोटल वॉल्यूम, जो मिक्सिंग में टोटल वॉल्यूम हुआ होगा, टोटल वॉल्यूम को नीचे लिखते हैं, समझे। तो मिक्सिंग के केस का फार्मूला क्या होता है, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। मोल फ्रैक्शन, देखो मोल फ्रैक्शन बहुत मतलब मान लो इंपॉर्टेंट है, रीजन के यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और इजी क्वेश्चन आएगा, घबराना मत। देखो मोल फ्रैक्शन, सबसे पहले इसको एक हम साइन से डिनोट करते हैं, इस प्रकार का होता है ऐसा साइन। अलग अलग लोग इसको अलग अलग प्रोनाउंसिएट करते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसका असली नाम होता है काई। क्या नाम होता है, CHI, क्या नाम होता है, काई। बहुत लोग उसे साई पढ़ते हैं, भाई साई नहीं होता, साई तो ऐसा मेरे हिसाब से साई ऐसा होता है, साई नहीं होता, क्या होता है, काई होता है। अगर देखो, अगर हमारे पास मान लो एक कोई बीकर था, बीकर समझते हो ना, मान लो कोई एक ग्लास थी, उस ग्लास में दो गैसेस थी, एक थी हमारी नाइट्रोजन, एक थी हमारी ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन गैस का अलग से उसका प्रेशर होगा, अलग से उसका मोल होगा। और ऑक्सीजन था ना एक, ऑक्सीजन का अलग से प्रेशर होगा, अलग से उसका मोल होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर, मतलब किसी भी बीकर के अंदर बहुत ज़्यादा सारे, मतलब बहुत ज़्यादा गैसेस हैं, तो उसमें किसी एक गैस का अगर हमें बताना होगा ना मोल फ्रैक्शन, तो निकाल देंगे। जैसे अगर मान लो कि एक सॉल्यूशन था, उसमें क्या थी, नाइट्रोजन थी, ऑक्सीजन थी। नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन बताना है, तुम क्या करोगे, नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन को ऊपर लिखोगे अपान में टोटल मोल, सॉरी, नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन बताना था ना, तो नाइट्रोजन के मोल को ऊपर लिखोगे अपॉन में टोटल, नीचे नाइट्रोजन का भी और ऑक्सीजन का भी मोल को नीचे लिख दोगे, समझे। जैसे हमारे पास दो चीज़ थी, एक ए था और एक बी था। अगर हमें ए का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो ए के मोल को ऊपर रखेंगे अपान में टोटल मोल। अगर हमें बी का चाहिए मोल फ्रैक्शन तो बी के मोल को ऊपर रखेंगे अपन में टोटल मोल। यही कहना चाह रहा था मैं, ठीक है ना। अब यहाँ से तुरंत आएंगे पार्ट पर मिलियन के फार्मूले पे, बहुत स्लो चल रहा है ना, कितना टाइम हो गया। हाँ, पार्ट पर मिलियन पे आता हूँ। पार्ट पर मिलियन फार्मूला होता है वेट, वेट सल्यूट मतलब ए अपॉन में टोटल इंटू 10⁶। सेम जो परसेंटेज वेट का जो फार्मूला बताया था W/W, सेम फार्मूला वही है ना, लेकिन वहाँ पे क्या था, इंटू 100 कर रहे थे, क्योंकि वहाँ परसेंटेज पूछा था। यहाँ पे पार्ट पर मिलियन, 1 मिलियन में होता है 10⁶। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे मैं 10⁶ से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। पार्ट पर बिलियन बोल देंगे, सेम फार्मूला, लेकिन 1 बिलियन इक्वल टू 10⁹, तो यहाँ पे 10⁹ लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से यह सेक्शन जो आपको दिखेगा, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। यह सेक्शन जो आपको दिखेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स, और क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछेगा आपसे, नीट में एक क्वेश्चन फिक्स,
जेई में यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स, बोर्ड में आपका यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स। अब समझ लो इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो हम इसको रिमूव, मतलब इसको हम स्किप क्यों करें। देखो इंटरेक्शन मतलब कि दो चीज़ों को मिला और बहुत शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब बहुत छोटे में सोल्व कर देता है क्वेश्चन को। सबसे पहले अगर आपसे रिलेशन पूछेंगे किसके अंदर, स्ट्रेंथ के अंदर और मोलैरिटी के अंदर, स्ट्रेंथ और मोलैरिटी के अंदर रिलेशन पूछा जाएगा तो फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ इक्वल टू कैपिटल एम, कैपिटल एम मतलब क्या है यहाँ पे, मोलैरिटी, मोलैरिटी इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, किसका, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, पहला फार्मूला। आओ दूसरे फार्मूले से, अगर मोलैलिटी, देखो यहाँ मोलैलिटी मतलब कि स्मॉल एम में और किसके में, मोल फ्रैक्शन काई में रिलेशन पूछेंगे तो मोलैलिटी इक्वल टू होता है काई, मतलब काई सॉल्यूट अपॉन में काई सॉल्वेंट इंटू ऊपर होगा 1000 अपॉन में यहाँ पे कैपिटल एम इंटू सॉल्वेंट, मतलब कि मोलैलिटी लिखेंगे सॉल्वेंट का, कैपिटल एम यहाँ मोलैलिटी होगा लेकिन लिखना किसका, मोलैलिटी सॉल्वेंट का, समझ रहे हो। फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कोई यहाँ पे ट्रिक उरिक नहीं, वैसे वैसे खुद ही एक ट्रिक ही बना लो, समझ लो जो फार्मूले यहाँ पे दिख रहे हैं वो बड़े बड़े फार्मूले को तोड़ के छोटा बनाया ही गया, तो आपको इसको लर्न करना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा बहुत बड़ा बड़ा प्रोसेस करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा है दो हो गया ना आपका। तीसरा है आपका रिलेशन बिटवीन द मोलैरिटी मतलब कि कैपिटल एम, मास परसेंट मतलब परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, और एब्सोल्यूट एंड डेंसिटी मतलब कि डी। यहाँ पे परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू को मैं एक्स मान दूंगा ना, समझ जाना, इसको मैं एक्स बोल दूंगा। तो मोलैरिटी का फार्मूला होता है 10 x d अपॉन में मास, मतलब सॉरी मोलैरिटी, सॉरी सॉरी मोलैरिटी है ना, हाँ मोलैरिटी, मोलैरिटी सॉरी मोलैरिटी है यहाँ पे ना, मोलैरिटी, मोलैरिटी, ठीक ना। तो इस प्रकार हमने इस स्लाइड को भी कंप्लीट कर लिया है। मुझे जहाँ तक लगता है एक अच्छा एक बच रहा है ना, एक बच रहा है, इंपॉर्टेंट वाला तो बच ही रहा था भाई। अब हमें चाहिए रिलेशन मोलैरिटी कैपिटल एम में, मोलैरिटी स्मॉल एम में, डेंसिटी स्मॉल डी में। स्मॉल एम मोलैरिटी इक्वल टू होता है 1000 इंटू कैपिटल एम मोलैरिटी अपॉन में 1000 स्मॉल डी इंटू डेंस मतलब डेंसिटी, मोलैरिटी इंटू एम सॉल्वेंट मतलब कि यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ही है ना ये, मोलैरिटी है ठीक है ना, क्या है नहीं मास सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास, ठीक है मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो यह हो गया तुम्हारा। इस स्लाइड को तुम्हें याद करना है, अगर किसी को समझ नहीं आया होगा तो तुम्हारे अंदर कोई मतलब तुमको कोई चांस नहीं है कि तुम इसको छोड़ स्किप करके निकल जाओ भैया क्योंकि समझ नहीं आया, तुमको समझ आया या ना आया है इंपॉर्टेंट, तुमको इसको रटना ही पड़ेगा, ठीक है ना, इस स्लाइड को तुम्हें रटना ही पड़ेगा। ओके, चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। और बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया अगर मेरे पास तो अभी टाइम तो है नहीं, अगर मुझे इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैं क्या करूँ। पीडीएफ के लिए तुम्हें मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लो, जिसके थ्रू मतलब कि तुम सारी पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकते हो। और नेक्स्ट चीज़, अगर बहुत लोगों का यह भी होगा कि बहुत डिप्रेशन हो रहा है भैया, समझ ही नहीं आ रहा है, होता है जब एग्जाम पास में आता है ना, कोई सा कितना भी स्टूडेंट अच्छा क्यों ना हो, टेंशन होती है। अगर वो डायरेक्टली मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो व्हाट्सएप एक ग्रुप का लिंक मैंने दिया है, वहाँ से मेरा नंबर निकाल के मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर अच्छा डाउट कोई हो तो ऐसा नहीं कि कुछ अलग ही चल रहा है दुनिया में और फिर पूछ रहे हो तो फिर मतलब मत करना, ठीक। अब देखो अगला जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सॉल्युबिलिटी। क्या नाम है, सॉल्युबिलिटी। जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, सॉल्युबिलिटी मतलब घुलना, क्या होता है घुलना हिंदी में। तो सॉल्युबिलिटी के आपके यहाँ से तीन केस पढ़नी है। पहली केस सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर सॉलिड को हम घोलेंगे, पहली केस। दूसरा, लिक्विड के अंदर गैस को घोलेंगे, समझ रहे हो ना, लिक्विड के अंदर सॉलिड को घोलेंगे, पहला केस सॉल्युबिलिटी की। लिक्विड के अंदर गैस को घोलेंगे, दूसरा केस। तीसरी है लिक्विड के अंदर लिक्विड को घोलेंगे, तीसरा केस। तीन केस पढ़नी सॉल्युबिलिटी में, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जब हम लिक्विड में मतलब कि सॉलिड में लिक्विड को घोलेंगे तो देखो जिसमें घोलते हैं, जिसमें घोलते हैं वह क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में होगा। जैसे मैं बोलूँ कि पानी में चीनी को घोलो, क्या बोलूँगा, पानी में चीनी को घोलो, तो पानी क्या होगा, ज़्यादा होगा, चीनी कम होगी। जो ज़्यादा अमाउंट में होता है नॉर्मली, कोई स्पेसिफिक डिफिनेशन नहीं, नॉर्मली उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो कम अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। इससे बेहतर डिफिनेशन तुम क्या ध्यान देना कि दो चीज़ों को घोला जा रहा है तो जिसमें घुलती है वह क्या कहलाता है, सॉल्वेंट। तो लिक्विड में घुल रही है ना, तो लिक्विड क्या होगा, तुम्हारा सॉल्वेंट होगा। जिसको तुम घोल रहे हो वह क्या होगा, तुम्हारा सॉल्यूट होगा। तो पहली केस, सबसे पहले इसमें तुम्हारे फैक्टर्स देखने हैं ना, कि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी पूछेगी यहाँ से। दूसरा, नेचर, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है,
ये तुम्हारा सॉल्वेंट है ना लिक्विड, उसका नेचर कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। क्यों? टेम्परेचर दो टाइप का होता है, थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों। तो इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो टाइप का होता है। अगर देखो इंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है तो उसमें अगर टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। ध्यान देना, अगर टेम्परेचर इंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटती है। क्लियर? नेक्स्ट, सॉलिड इन लिक्विड वाले केस में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये तो क्लियर। सॉल्युबिलिटी में आपकी हमने पहली केस में सॉलिड इन लिक्विड में हमने बताया तीन चीज फैक्टर होता है, सॉल्वेंट के ऊपर, सॉल्यूट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर दो टाइप के होते हैं, इंडो एक्सो। अगर इंडो है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, एक्सो प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, प्रेशर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। गैस इन लिक्विड, अब देखो बात करते हैं, हम गैस के अंदर लिक्विड को घोल रहे हैं। गैस इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर गैस को घोल रहे हैं, तो यहाँ पे किसको घोल रहे हैं? गैस को। किसके अंदर? लिक्विड के। तो लिक्विड क्या हो गया? सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या हो गया? गैस। इस केस में देखो जो फैक्टर होता है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस, गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जो होती है उसको अगर तुम बढ़ाओगे, ठीक है ना, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगी? इंक्रीज करेगी। समझे? टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी अगर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। समझ गए ना? इनवर्स रिलेशन होता है। और गैस इन लिक्विड के अंदर ही, समझ रहे हो, टेम्परेचर का इफेक्ट तुम देख ली इनवर्स का होता है। अगर यही प्रेशर की बात करें, प्रेशर की, तो प्रेशर को डिफाइन करने के लिए एक लॉ आता है जिसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ, जो कि आपका है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, एक मिनट। तो यह आपका हो गया क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको हेनरीज लॉ को बारे में बात करनी है। किसके अंदर पढ़े? देखो ध्यान देने वाली बात है कि हमने पहली जो केस थी हमारी, यह वाली सॉलिड इन लिक्विड वाली, इसमें हमने प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं था। लेकिन यहीं पे हमारी गैस इन लिक्विड वाली जो केस है ना, यहाँ पे पढ़ते हैं किसको? हेनरीज लॉ को। ठीक है ना, यहाँ पढ़ते हैं हम हेनरीज लॉ को। अब हेनरीज लॉ क्या होता है? हेनरी ने बोला था कि अगर हम, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को देखते हैं, किसको? लिक्विड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी को देखते हैं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के। अब पार्शियल प्रेशर कैसे बताओगे? अभी मैंने पीछे समझाया था मोल फ्रैक्शन समझाते टाइम, कि पार्शियल प्रेशर बताने बताने के लिए क्या करना होता है हमें, कि अगर मान लो किसी भी बीकर के अंदर दो चीज़ हैं, दो गैसेस, तो उनका अलग से प्रेशर भी होगा, उनका अलग से मोल भी होगा, तो जो उनका अलग से प्रेशर है ना, उसको आप बोलोगे पार्शियल प्रेशर। ठीक है ना? तो अब देखो यहाँ पे ये हो गया। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक, तो यहाँ पे हम बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या, कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई। हम्म हाँ ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, और जब भी हम कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई आता है कांस्टेंट, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है के एच, और इसी के एच को हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? हेनरी। और यहाँ पे काई क्या है? मोल फ्रैक्शन, जिसको मैं आपको समझा चुका हूँ किसे बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। ठीक, अब देखो यहाँ से यह बात प्रूफ हुआ कि अगर आप के एच हेनरीज कांस्टेंट को बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड घटेगी। क्या बढ़ घटेगी? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड घटेगी ना। बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसको तुम ध्यान देना कि अगर तुम केएच बढ़ाओगे, केएच बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़े घटेगी लिक्विड के अंदर गैस की। यहाँ से क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा यहाँ से। अप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। क्या आया क्वेश्चन? अप्लीकेशन बताओ हेनरीज लॉ को। पहला, कार्बोनेट ड्रिंक आर पैक्ड एट हाई प्रेशर। जो कार्बोनेटेड ड्रिंक होता है उसको हम हाई प्रेशर पे पैक करते हैं, रीजन बोलना होगा हेनरीज लॉ। दूसरा, हाई अल्टीट्यूड पे अब जब जाते हो तो एक बीमारी होती है, इसको हम एनोक्सिया बोलते हैं, वह भी इसी की वजह से होता है। सी ड्राइवर्स जो होते हैं, जो पानी में तैराक होते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं, उनके अंदर जो बेंड्स होता है, मतलब बेंड्स को अवॉइड करने के लिए भी हम क्या करते हैं, उसके अंदर अवॉइड करने के लिए हीलियम,
हीलियम को हम 11.2% लो सॉल्युबिलिटी के साथ ब्लड के अंदर भर देते हैं। क्लियर। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ की कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन समझते हो ना, कुछ कमियां हैं। कमियां क्या है कि गैस लिक्विड के ऊपर यह काम नहीं करता है, ठीक है ना, गैस प्लस लिक्विड के ऊपर यह काम नहीं करता है। टेम्परेचर इसके लिए बहुत क्या होना चाहिए, वेरी लो, नहीं टेम्परेचर बहुत कम होगा तब भी यह काम नहीं करता। प्रेशर अगर बहुत कम होगा तब भी यह काम नहीं करेगा। तो यह होगी इसकी लिमिटेशन। ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो यह तुमको देख के कहीं ऐसा नहीं लग रहा है, इसको तुमको देखने के बाद कहीं तुमको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं लग रहा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेक्ट यहाँ पे है नहीं तो सी खत्म, ठीक। m का काम कौन कर रहा है, मतलब कि m क्या होता है तुम्हारा, स्लोप होता है, स्लोप, स्लोप का काम कौन करता है तुम्हारा, kh कर रहा है, kh। x किसका कार्य कर रहा है, तुम्हारा काई का। तो अगर तुमको यहाँ पे प्रेशर में और मोल फ्रैक्शन में ग्राफ बनाना होगा तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप क्या बताएगा, इसका यहाँ जो स्लोप है, स्लोप बताएगा तुमको KH को, स्लोप बताएगा तुम्हारे KH को। क्लियर। अब आगे आपको पढ़ना है राउल्ट्स लॉ। अगली चीज आपको पढ़नी है राउल्ट्स लॉ। जो राउल्ट्स लॉ है भाई, इसको ध्यान से देखते हैं। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ के लिए आपके सामने क्या होना चाहिए, एक सॉल्यूशन जिसमें दो लोग होंगे, एक ए होगा एक बी होगा, एक ए होगा और एक बी होगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर जो प्रेशर लगता है छत, मतलब इसकी दीवार पे, मतलब मान लो कोई हमारे सामने ये बिगर थी, इसकी दीवार पे हमने क्या रख दिया, यहाँ पे एक प्लेट रख दिया है, नीचे से हम हीट कर रहे हैं तो एक प्रेशर लगा, वही होता है वेपर प्रेशर, पता है तुमको। उसमें से अगर मुझे किसी कंपोनेंट या तो ए का या तो बी का अगर वेपर प्रेशर बताना हो तो वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन। जैसे एक ए है एक बी है, तो अगर मैं यहाँ पे पी ए निकालूं, क्या निकालूं, पी ए, ठीक है ना। तो यह जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के, काई ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं यहाँ पे पी बी का निकालूं, पी बी का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी के बराबर होगा, ठीक है ना, काई बी के बराबर होगा। कहने का मेरा मतलब है कि पी ए और पी बी यहाँ पे जो है, यह क्या हो गए, यह राउल्ट्स लॉ को बता रहे हैं। अब जब भी यहाँ पे जब से हमने हटाया था, तो यहाँ पे भी हम हटाएंगे प्रोपोर्शनल के साइन को, तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट जो आता है भैया वो होता है पी नोट ए, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, पी नोट बी, समझे। और जब इन दोनों का हमने अलग अलग पार्शियल प्रेशर निकाल लिए, दोनों को जब ऐड कर देंगे टोटल प्रेशर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा भी कर सकता हूँ, पी ए प्लस पी बी को बोल सकता हूँ पी टोटल, पी टोटल। और पी टोटल जो होंगे, अब क्या होंगे, इन दोनों को जोड़ने के बराबर होंगे इन दोनों को। तो क्या है हमारे, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी, ये भी तुम्हारा होगा फार्मूला, ये हो गया तुम्हारा फार्मूला। ध्यान देना इसको, थोड़ा सा रंग दे रहा हूँ अच्छा लगेगा ना, ये तुम्हारा हो गया फार्मूला, ठीक। अब यहाँ पे तुमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, यह रहा तुम्हारा एक ग्राफ। ग्राफ का मतलब क्या है, देखो पहली बात तो यह भी जो तुम्हारा बन रहा है, यह दोनों, यह भी तुम्हारे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को दिखा रहे हैं, यह हुआ और यह हुआ, यह भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को दिखा रहे हैं। तो मतलब कि यह ग्राफ भी क्या बनेगा, हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को दिखा रहे हैं, तो ग्राफ कैसे बनेगा आपका, स्ट्रेट लाइन बनेगा। देखो इधर मैं लेता हूँ p, इधर लेता हूँ मैं इस वाले इधर लेता हूँ मैं काई, इन दोनों के बीच में बताना है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन बनने का मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि पी नॉट ए और क्या था, काई ए था, इक्वल टू पी ए इक्वल टू, सॉरी पी ए इक्वल टू, तो मुझे इधर देखना है। तो एक्स एक्सिस पे क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या है, पी ए, ठीक। तो वाई एक्सिस में पी ए रखता हूँ और एक्स एक्सिस पी ए। कहने का मेरा मतलब है कि अगर कभी भी हमको बताना होता है अगर आपको, तो एक बार काई को जीरो रखोगे, जहाँ पे यह जीरो होगा वहाँ पे पी बी की वैल्यू मिलेगी, और जहाँ पे यह जीरो होगी वहाँ पे पी ए की वैल्यू मिलेगी। यही तो हम पढ़ के आए हैं कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और ये बता दिया ना मैंने, ये वाला फार्मूला, इसी फार्मूले को तुमको याद करना है, इसी फार्मूले को आपको याद करना है, पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए का आई ए प्लस पी नॉट बी का आई बी। अब बात करेंगे हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे, कितना मिनट हुआ यार। अब बात करेंगे हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। ईजी है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। जो आइडियल सॉल्यूशन होता है ना, आइडियल सॉल्यूशन, अभी हम एक लॉ पढ़ के आ रहे हैं, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे क्या, वही राउल्ट्स लॉ ही पढ़ाता रहा था भाई, ऐसा मत बोलना, राउल्ट्स लॉ बोला था ना मैं, राउल्ट्स लॉ पढ़े थे।
अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, यह पढ़ने वाले हैं हम आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन और आइडियल सोल्यूशन को समझने के लिए राउल्ट्स लॉ को आना बहुत जरूरी होता है। जो राउल्ट्स लॉ है, अगर हमको ओबे कर रहा है, मतलब कि मोल फ्रैक्शन आप जो पार्शियल प्रेशर आप किसी गैस का कंपोनेंट का होगा और उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर है, तो यह क्या करेगी, उसको फॉलो कर रहा है, और फॉलो करेगा तो उसको आप बोलोगे आइडियल, और फॉलो नहीं करेगा तो बोलोगे ये भैया नॉन आइडियल है। डोंट ओबे द राउल्ट्स लॉ, नॉन आइडियल, ओबे करेगा तो आइडियल। यही था ना राउल्ट्स लॉ। इसको देखो, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, मतलब कि यह इसको ओबे कर रहा है। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, ये ओबे नहीं कर रहा। अगर ओबे करेगा तो सिंपल ग्राफ जो पड़ गया वही ग्राफ होगा, और नहीं करेगा तो ये वाला ग्राफ, मतलब कि यहाँ से देखो इधर झुक जाएगा और यहाँ वाले बढ़ जाएगा। और देखो ग्राफ तुम रट लो, क्योंकि अभी रिवीजन कर रहा हूँ, समझाऊंगा नहीं, यहाँ पे टाइम जाएगा बिना मतलब का। अभी रट लो, क्योंकि रटने से काम चल जाएगा तुम्हारा। ध्यान देने वाली बात क्या है कि आइडियल में डेल्टा एच मिक्स जीरो होता है, डेल्टा वी मिक्स जीरो होता है, ठीक। और यहाँ पे जो डेल्टा एस मिक्स होता है, यह होता है आपका जीरो से ज़्यादा, है ना, तो यह होता है पॉजिटिव, ठीक है ना। और ये होता है आपका डेल्टा जी निगेटिव। डेल्टा जी कैसा होता है, ऑलवेज, मतलब डेल्टा जी तो हमेशा निगेटिव होगा। ध्यान देना कि यहाँ पे गिब्स एनर्जी जो होगी हमेशा निगेटिव निगेटिव होगी, इस केस में भी और इस केस में भी। और डेल्टा एच मिक्स, डेल्टा भी मिक्स, इस केस में होगा जीरो और इस केस में होगा नॉन जीरो, और यहाँ पे होगा यह पॉजिटिव, ठीक है ना। डेल्टा एस एंट्रोपी होती है ना, यह होगा यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे होगा इस केस में, नॉन आइडियल केस में क्या होगा, निगेटिव। ये ध्यान देना था। और एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल हैं, अगर चाहो तो ध्यान दे सकते हो। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले आइडियल में दो एग्जाम्पल, बेंजीन और टालुइन, बेंजीन और टालुइन। और यहाँ पे क्या है, ये क्या है भाई, हेक्सेन और हेप्टेन, हेक्सेन और हेप्टेन 20 के एग्जाम्पल, ठीक। ये क्लोरोएथेन और ये क्या है, ब्रोमोएथेन। इसमें है पानी और नाइट्रिक एसिड, इसका एग्जाम्पल पानी और एल्कोहल, CH3CO CH3 CHCl3, ये एग्जाम्पल, ठीक है ना। और अभी हम नॉन आइडियल तो पढ़ ही रहे थे। अब देखो, देखो यहाँ पे देखो, आइडियल पढ़ा हमने, ठीक भैया, पढ़ लिए। नॉन आइडियल का हमने केस देखा। अब आगे नॉन आइडियल जो होता है ना, ये दो टाइप का होता है। आगे जो नॉन आइडियल होता है, ये आगे दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा होता है निगेटिव डेविएशन। जो पॉजिटिव डेविएशन होता है, जो पॉजिटिव डेविएशन होता है, इसमें जो ग्राफ था ना हमारा, पहले ग्राफ कैसा था, पहला ग्राफ देखो ऐसा था, पहले ग्राफ तुम्हारा ऐसा था, कैसा, ऐसा, यह था ग्राफ। कब, जब हमारा फॉलो हो रहा था। लेकिन अगर इसमें पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा तो हर केस में जो ग्राफ सीधे जा रहा है, थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, ऊपर। ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ग्राफ में ये किसका बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ पॉजिटिव डेविएशन का, नॉन आइडियल के अंदर पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल। अगर इसी ग्राफ में मैं क्या कर दूँ, दूसरी पेन सेलेक्ट करके, अगर नीचे थोड़ा सा यहाँ भी, एक मिनट, यहाँ भी नीचे, यहाँ भी नीचे, और यहाँ भी नीचे, तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ग्रीन वाली, यह है निगेटिव डेविएशन। क्या है, निगेटिव डेविएशन, किसके लिए, नॉन आइडियल के लिए, ठीक। बस यही था ग्राफ में, और ग्राफ में कुछ था नहीं, ठीक। अब देखो, एक चीज होता है एजियोट्रॉप्स। जो एजियोट्रॉप्स होते हैं, इसको भी देख लो भाई, क्या होता है एजियोट्रॉप्स। जो एजियोट्रॉप्स होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, ठीक। जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स जो होते हैं, वहां पे निगेटिव डेविएशन होता है, और यहाँ पे होता है पॉजिटिव डेविएशन, ठीक। बस इतना ध्यान दो तुम। अब बात करेंगे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। किसकी बात करेंगे हम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किससे बोलते हैं, किससे बोलने से पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि किसके ऊपर डिपेंड करती है। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, किसके ऊपर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर। और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगी। इस तरह यह होती है चार टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहली होती है RLVP, क्या नाम होता है, RLVP। तो पहली होती है आपकी RLVP। और RLVP का पहले फुल नेम ही जान लो, क्या पता तुम पूरा पढ़ा लो, फुल नेम ही नहीं पता। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे मैं तो यही बोलूँगा ना कि जो ये चार टाइप की होती है ना, सबका तुम फार्मूला लर्न कर लो, सबका फार्मूला तुम क्या कर लो, यहाँ पे याद कर लो, सफिशियंट है, ठीक। यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो, सबसे पहले पी इनिशियल, मतलब पी नोट, समझ रहे हो ना क्या है पी नोट, क्या है जल्दी बताना।
पी नोट क्या है, पार्शियल प्रेशर है गैस का, ठीक है ना, कांस्टेंट जो आया था। P0 I - पी आई अपॉन में पी आई इक्वल टू काई टू मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड का, और सेकेंड का लिखना पड़ेगा तो मैंने बताया ही था क्या, ऊपर सॉरी ऊपर लिखोगे किसका, ऊपर लिखोगे उसका मोल, नीचे टोटल मोल। तो इसको तुम इस प्रकार भी लिख सकते हो कि डेल्टा पी अपॉन में पी इनिशियल इक्वल टू काई टू, और काई टू को लिखने का तरीका हमने पीछे आपको समझा दिया था। स्पेशल केस इसके अंदर एक आती है, इसके अंदर एक स्पेशल केस आती है, डेल्टा पी अपॉन में पी आई इक्वल टू पी नोट माइनस पी वन अपॉन में पी नोट इक्वल टू N2 अपॉन में N1। ये स्पेशल केस है, इस पर जल्दी क्वेश्चन मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे इस पे बन जाएंगे, लेकिन जो जेई और नीट का लेवल है ना, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन मतलब क्रिएट कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो, तुम्हारे लेवल पे नहीं होगा क्रिएट, ठीक। इसके लिए इस वाले फार्मूले के लिए कुछ कंडीशन है, प्रेशर डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, और N1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होना चाहिए N2 से, और काई 1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होना चाहिए काई 2 से, तब यह वाला रिलेशन हमारा होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी इनिशियल क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सब्सटेंस, P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। दूसरा चीज़ है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको डेल्टा टी बी बोलते हैं, ठीक, डेल्टा टी बी। तो डेल्टा टी बी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी तुम पढ़ के आ ही रहे हो क्या होती है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको डेल्टा टी एफ बोलते हैं, ये डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है मोलैलिटी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पर जब डायरेक्टली का हम साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम क्या है, के बी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आता है के एफ, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। और इस के एफ और के बी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया होता है, टेंशन मत लेना, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमको दिए होंगे। ग्राफ देखना हो तो देख लो, कोई काम वैसा है नहीं इसका, तो मैं तो बोलूँगा छोड़ ही दो इन दोनों के ग्राफ को। फोर्थ जो चीज़ है उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू होता है CRT, ठीक। सी यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर, हमेशा किस में रखोगे, केल्विन में रखो, ठीक। अगर पाई 1 और पाई 2 बराबर हो जाते हैं, पाई 1 और पाई 2 बराबर हो जाते हैं, मतलब कि आर तो कांस्टेंट है ही पहले से, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट कर दो, इस केस को बोलते हैं हम आइसोटोनिक। लास्ट चीज आज का जो है उसका नाम होता है वांट ऑफ फैक्टर, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, क्योंकि ये जितने फार्मूले तुम्हारे बने हैं यहाँ से, जितने फार्मूले, तुम्हारा फार्मूला नंबर एक फार्मूला नंबर इसी की कंडीशन है तो उसको 2 नहीं करूँगा। यह रहे तुम्हारे फार्मूला नंबर 3, यह रहा फार्मूला नंबर नहीं 2, यह रहा 3, और यह रहा तुम्हारा फार्मूला नंबर 4। इन चारों फार्मूले के अंदर देखो एक केस लग जाएगी ना, अगर वांट ऑफ फैक्टर को तुमको यूज करके करना है, इन चारों फार्मूले को आगे तुमको क्या लगाना है, आई। जितने जितने फार्मूले सबके अंदर क्या लगाना है, आगे लगाना है आई। आई क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर, ठीक, क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर। तो कैसे निकालते हैं इसको, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जो हमने ऑब्जर्व किया है और जो हमने कैलकुलेट किया है, उसके आप रेशियो को बोलते हो आई। यह 2 टाइप की होती है, यहाँ लिखा हूँ इसको, 2 टाइप की। एक होती है हाँ नहीं सॉरी, 2 टाइप की होती है। इससे पहले मैं ये समझाता हूँ ना कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो 100% डिसोसिएट हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर। एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक। अगर 100% डिसोसिएट नहीं होगा तो यह क्या होगा आपका, 2 टाइप का होगा, एक होगा डिसोसिएशन और एक होगा एसोसिएशन। डिसोसिएशन का फार्मूला इंपॉर्टेंट है, और एसोसिएशन इसका तो फार्मूला देखो बने, एक का बना आई इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, आई इक्वल टू 1 प्लस 1/n-1 अप अल्फा। यहाँ पे अल्फा जानते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ, ये तुम्हारा क्लास 11th का जा रहा है, अगर नहीं आ रहा हो थोड़ा तुमको दिक्कत होगी, लेकिन याद तो कर ही सकते हो ना, इतना तो तुम्हारे अंदर है। तो दोनों फार्मूले को याद करके जितने यहाँ पे तुम्हारे हैं, जितने तुम्हारे यहाँ पे फार्मूले हैं चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, सबके आगे तुम आई ऐड कर दोगे। मुझे तो नहीं लग रहा है मैंने कुछ छोड़ा है, अगर यहाँ तक वीडियो किसी ने पूरी देखी है तो वह पूरी बात मैंने समझा होगा। तो चलो वीडियो को मैं यहीं पे बंद करता हूँ, धन्यवाद। अगर वीडियो पूरी पसंद आई है, अगर तुम चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ से जाना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि यह आइडिया हमें हो कि जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें समझ आ रहा है, ठीक। तो धन्यवाद।